नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाके अलीबाग से टकराया है। तबाही का एक दूसरा नाम बनकर आया है चक्रवात। चक्रवात के कारण तेज गति से हवा चली है और इसने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। इस पर पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी और किस तरह से सरकार इससे निपटने की कोशिश में लगी है ये भी हम आपको बताएंगे। निसर्ग तूफान के कारण महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की खबर है। कितनी तबाही हो सकती है, क्या आशंका है, इस पर एक पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे। हालांकि मुंबई में इसके भयानक असर से अभी तक ये कहा जा रहा है कि मुंबई बची रहेगी और इसका कोई भयानक असर नहीं होगा, लेकिन अभी भी डर कितना है ये समझना ज़रूरी है। एक के बाद एक बड़ी समस्याएं देश के सामने खड़ी हैं। इसके अलावा आपने जैसा देखा कि देश में कोरोना का कहर जारी है और देश में इस वक्त यदि आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं। एक के बाद एक खबरें आ रही हैं जो कि कहा जा सकता है कोरोना संकट एक बार फिर से हावी हो रहा है और खासकर दिल्ली की यदि हम बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इन सभी आंकड़ों के बीच, इन सभी बुरी खबरों के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी की कैबिनेट की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में कल 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ कृषि उत्पादों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के दायरे से मुक्त किया गया है। इसके साथ ही देश वन नेशन वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये क्या है और किस तरह से इसका असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त शोचनीय बनी हुई है और सभी कुछ ऐसा दिख रहा है कि अंधेरे की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कौन से उपाय कर रही है हम आपको ये भी बताएंगे। और इसी बीच एक अच्छा फैसला सरकार लेकर आई है और वो है कि अब किसान अपनी इच्छा अनुसार अपने उपज का भंडारण और बिक्री कर सकेंगे। इससे किसानों को क्या लाभ होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर किसानों को लेकर बहुत सारी घोषणाएं अभी तक सरकार कर चुकी है, लेकिन किसानों तक पहुंचा कितना ये आज हम जांचने की, परखने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच खबर ये भी है कि हर मंत्रालय में अब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, यानी कि एक मंत्रालय का एक तरह से आप रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं कि एक मंत्रालय ने कितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और उसमें क्या विकास दर है, कितना कुछ विकास हो पाया और उसकी क्या रिपोर्ट है, ये अब सरकार बनाएगी और वो फिर आम लोगों के लिए इसको मुहैया कराया जाएगा। कब कराया जाएगा ये अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये क्या करेगा ये सेल, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए। हम आपको ये दिखाएंगे। उधर देश में निवेश को आकर्षित किया जा सके, इस बीच बीजेपी ने बंगाल और बिहार को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासत अपने तरीके से चल रही है। एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ निवेश की बात कहते हैं। ये विरोधाभास है उनकी राजनीति में। इस विरोधाभास को समझेंगे और साथ ही उन तमाम विरोध को भी देखने की कोशिश करेंगे जो बंगाल और बिहार में बीजेपी के सामने है। उधर राजनीतिक रैलियों की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। ये अहम मसला है क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही थी वो ये था कि अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है और बहुत लंबे समय से वो एक तरह से कहा जाए तो मुख्य पृष्ठ से गायब थे। एक बार फिर से अमित शाह एक्शन में आने जा रहे हैं। क्या ये सोच समझकर उनको लाया जा रहा है या फिर ये एक सहज ही एक कार्यक्रम है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। उधर 8 जून को बंगाल और 9 जून को बिहार में ऑनलाइन रैली करेंगे अमित शाह। अब इस बार जो आप चुनाव जितने भी देखेंगे उसमें आपको बहुत ही अंदाज अलग दिखेगा रैलियों का भी, और जनता का अंदाज कैसा दिखेगा ये तो अभी आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे। लेकिन इस वक्त सरकार जो है वो बुरी तरह से और पूरी तरह से जुटी हुई है बिहार और बंगाल को अपने नाम करने में। इस रैली का मकसद मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच पहुंचाना है और निशाना वो सीट हैं जिनके जादुई नंबर से वहां पर सरकार बनाई जा सकती है। तमाम खबरों के बीच हम कोरोना का सच आपके सामने रखते रहेंगे और तमाम राज्यों के अंदर ये क्या आंकड़े हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपको कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होने जा रही है, नीतीश कुमार से दामन छुड़ाने जा रही है,
इस बीच मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख क्यों दांव पर लगी है, ये भी मापने की आंकने की कोशिश होगी। उनसे हार का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और कांग्रेस की तैयारी किया है, ये भी हम आपको बताएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की तैयारी प्रशांत किशोर की मदद से आगे बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर वाकई क्या कोई कमाल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। उधर 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 16 ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां सिंधिया का दबदबा है। ऐसे में सिंधिया के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के संबंध कभी बन रहे हैं, कभी बिगड़ रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर क्या चल रहा है, भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच क्या कुछ हो रहा है, ये भी दिखाएंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फोन से ड्रैगन क्यों बौखलाया हुआ है, ये भी आपके सामने होगा। गौरतलब है कि PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर लद्दाख की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है, क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है। ये सवाल है राहुल गांधी का, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को जानेंगे और याद करेंगे एक ऐसे सितारे को जो हमारे और आपके दिलों में बसता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ देश की बात में। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में तट से टकराया और इस दौरान अलीबाग, रायगढ़, मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई जगह पेड़ गिरे और नुकसान की खबर आने लगी। हालांकि मुंबई में इस तूफान का खतरा टल गया है। वहीं गुजरात के द्वारका में भी तूफान के कारण ऊंची ऊंची लहरें उठी, लेकिन गुजरात के तट से तूफान नहीं टकराएगा, ये बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में तट से टकरा गया। इस दौरान इलाके में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस तूफान के कारण मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही रोक दी गई। अलीबाग, रायगढ़, मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई जगह पेड़ गिरने, घरों की छतें उड़ने और नुकसान की खबरें निकल के सामने आई। रत्नागिरी के मिराया बीच में तेज हवाओं और हाई टाइड की वजह से एक जहाज फंस गया। 40,000 or in excess of 40,000 have been evacuated in Maharashtra, in excess of 40,000 again in Gujarat. So, and if you count the evacuations in the Daman and Diu and Silvassa area, so we are talking about an evacuation, nearly 1 lakh of population that has been evacuated from the cyclone's path. महाराष्ट्र के 21 और गुजरात के 16 जिलों में तूफान का असर दिखा। दोनों राज्यों में NDRF ने 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। निसर्ग चक्रवात के कारण मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। बृहन मुंबई नगर पालिका ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान बेवजह घरों से बाहर न निकले। कार से निकले तो उसमें हथौड़ी या कोई भारी औजार रख कर ही निकले, ताकि पानी में फंसकर कार का सेंट्रल लॉक जाम हो जाए तो कांच तोड़कर बाहर निकला जा सके। 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना, जो चक्रवात में बदल गया। तब ये कम दबाव का क्षेत्र मुंबई से 630 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था और रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके में बुधवार दोपहर 1 बजे से टकराना शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान तूफान की तबाही का अभी महीना भी नहीं बीता था कि देश पर एक और तूफान का वार हो गया। अरब सागर से उठा तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तट से टकराया। वैसे तटीय राज्य होने के चलते गुजरात पर तूफानों का खतरा मंडराता रहा है, लेकिन पिछले 6 साल में गुजरात के तट से कोई भी तूफान नहीं टकराया था। इस दौरान 8 बड़े तूफान गुजरात के तट की ओर बढ़े तो, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। साल 2014 के बाद गुजरात पर 8 बार चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराया है, लेकिन हर बार गुजरात इसकी चपेट में आने से बच गया।
इन 8 में से 5 चक्रवात ने अपनी दिशा बदल ली, जबकि 3 चक्रवात को समुद्र ने ही अपने भीतर समेट लिया। अरब सागर में चक्रवात ज्यादातर पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और ओमान जैसे देशों में जाकर बिखर जाते हैं। ननौक चक्रवात 13 जून 2014। 13 जून 2014 को अरब सागर में उठे ननौक चक्रवात को लेकर गुजरात की तटीय इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन चक्रवात ननौक ओमान की ओर बढ़ गया और गुजरात से खतरा टल गया। नीलोफर चक्रवात अक्टूबर 2014। इसी तरह अक्टूबर 2014 में अरब सागर में हवा के उच्च दबाव के कारण नीलोफर चक्रवात का निर्माण हुआ। इस बार संभावित खतरे की जद में थे सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके, लेकिन नीलोफर को समुद्र की लहरों ने अपने भीतर ही समेट लिया। अशोभा चक्रवात जून 2015। जून 2015 में पूर्व मध्य अरब सागर में अशोभा नाम का चक्रवात उठा, जो ओमान की ओर से जाकर विभाजित हो गया। गुजरात एक बार फिर भारी तबाही से बच गया। चपाला चक्रवात अक्टूबर 2015। अक्टूबर साल 2015 में अरब सागर में चपाला चक्रवात का निर्माण हुआ, लेकिन ये भी गुजरात की ओर नहीं आया। चपाला भी ओमान की तरफ निकल गया। ओखी चक्रवात दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 में ओखी तूफान ने तमिलनाडु और केरल में भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद वो अरब सागर के रास्ते गुजरात की तरफ बढ़ा, लेकिन पहुंचने से पहले ही समुद्र में बिखर गया। वायु चक्रवात जून 2019। अरब सागर में आया वायु तूफान खतरनाक साबित हो रहा था। अनुमान के मुताबिक वो तट से 120 से 160 किलोमीटर की गति से टकराने वाला था। चक्रवात को दीव और वेरावल के बीच तट से टकराना था, लेकिन फिर इसकी दिशा बदल गई और ये यमन की ओर चला गया। महाचक्रवात 7 नवंबर 2019। 7 नवंबर 2019 को अरब सागर से उठे महाचक्रवात के कारण सौराष्ट्र में भारी बारिश हुई। महाचक्रवात दीव और पोरबंदर के बीच टकराने वाला था, लेकिन वो भी अरब सागर में कमजोर हो गया और समुद्र में समा गया। इस तरह गुजरात एक बार फिर भारी तबाही से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर एक ही हफ्ते में दूसरी बार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इन तमाम खबरों के बीच ये एक बड़ी और अहम खबर रही। पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर मुहर लगा दी है। किसानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से कई कृषि उत्पादों को बाहर करने की घोषणा को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। साथ ही उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। देश में निवेश आकर्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट बैठक में किए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 6 बड़े निर्णय लिए हैं। इन तमाम फैसलों के ऊपर देखिए ये खास रिपोर्ट। और यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि एक तरफ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरी तरफ निवेश मंगाएंगे, आखिर ये विरोधाभास है क्या? बहरहाल सरकार अपने तरीके से काम करती है और फैसले भी अपने हिसाब से लेती है। अभी कौन से फैसले हुए हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय हुए। बैठक में 2 अध्यादेशों आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी फसलें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दी गई हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसान अब इनका भंडारण या निर्यात कर सकेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए एक देश एक बाजार का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। अब किसान को तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है। ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। और केवल जब बहुत ही विशेष आपदा होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आई, इस तरह का कोई कारण है बड़ा, तो ही ये बंधन फिर लग सकते, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। 1 नेशन 1 मार्केट के दिशा में हम आगे बढ़ रहे। तीसरा बड़ा फैसला
ज्यादा कीमतों के गारंटी को लेकर हुआ है। अगर कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। इससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है। चौथा निर्णय वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए हुआ है। हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बन सकेगा। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले, हर एक कल कारखाने के एस्टेब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक और फैसला कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को लेकर किया गया। इसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केंद्रीय कैबिनेट की इस हफ्ते ये दूसरी बड़ी बैठक थी। इससे पहले सोमवार को भी मीटिंग हुई थी, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल के पहली कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में किसानों, एमएसएमई सेक्टर और रेहड़ी पटरी पर रोजगार से गुजारा करने वालों का जीवन स्तर उठाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि कुछ और राज्य भी हैं जहां एक एक करके हम आपको ले चलेंगे, जहां पर सियासत अपने जोरों पर है। लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र बहुत जरूरी है। अभी तक चुनाव तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। और हो भी क्यों नहीं, इज्जत का सवाल है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इसमें से ज्यादातर सीटें जीतकर सत्ता में बनी रहेगी, जबकि कांग्रेस की कोशिश बीजेपी से बदला लेने की है। वैसे अगर कांग्रेस का प्रदर्शन उपचुनाव में अच्छा रहता है तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 24 में से 22 विधायक उनके ही समर्थक हैं जिन्होंने शिवराज को सरकार बनाने में मदद की थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जिसके बाद 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, आपको याद होगा। खबर है कि सिंधिया को मात देने के लिए कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर दांव लगा सकती है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल होगा कि प्रशांत किशोर कोई कमाल कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक ही दवा हर जगह काम आए ये जरूरी तो नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ही तय होना है कि प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वैसे उपचुनाव में बीजेपी बनाम कांग्रेस न होकर कांग्रेस बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया ही अधिक है, क्योंकि 24 में से 22 सीटें सिंधिया समर्थकों की हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के संपर्क में है। उपचुनाव की ज्यादातर सीटें जीतने के लिए कांग्रेस चुनाव में प्रशांत किशोर की मदद लेने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए सर्वे करेंगे, उसके हिसाब से रणनीति तय होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर पार्टी को धार देने का काम भी उनके जिम्मे होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की मदद की थी। कांग्रेस जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही राज्य में कमलनाथ सरकार गई थी। बीजेपी भी उपचुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आगे करके लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में प्रशांत किशोर की एंट्री से मामला दिलचस्प हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव की कमान खुद पूर्व सीएम कमलनाथ संभाले हुए हैं। उपचुनाव में 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। इन सभी सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है। ऐसे में कांग्रेस भी जानती है कि इस इलाके में पार्टी के पास कद्दावर नेता नहीं है। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए सटीक रणनीति बनानी होगी। वहीं अगर बीजेपी के खाते में सिर्फ यही 16 सीटें चली जाती हैं, तो प्रदेश में शिवराज सरकार बरकरार रहेगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है कि इस क्षेत्र में सिंधिया की घेराबंदी करें। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार में भी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर में ये उम्मीद की जा रही है कि वहां चुनाव होंगे। ऐसे में यहाँ भी सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। कोरोना लॉकडाउन के कारण अब तक राजनीति सुस्त पड़ी थी, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि पुराने तौर तरीकों को बिल्कुल बदल दिया गया है और ऐसे में देखना होगा कि
वो तमाम बिहार के निवासी जो कि पुराने तौर तरीके से ही चुनाव प्रचार को देखते और समझते थे, वो कितना अपना पाएंगे इस नए तौर तरीके को। गौरतलब है कि बिहार में अभी भी अशिक्षा बहुत है। हालांकि इस बार के जो नया ये दौर है, इसमें आप देखें तो सियासी लड़ाई बिल्कुल बदली से नज़र आ रही है। बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाओं से अलग इस बार ई रैली और सोशल मीडिया पर कैंपेन देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं, जो कि 9 जून को ई रैली के जरिए लोगों से रूबरू होंगे। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी हाईकमान पहले ही नीतीश के नाम पर मुहर लगा चुकी है, लेकिन अंतर खाने में ये बात चल रही है कि नीतीश बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर खुश नहीं हैं और वो अपना रास्ता अलग बना लेना चाहते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कोविड का दौर है और कोरोना के दौर में नीतीश जिस तरह से असफल हुए हैं, उसको देखते हुए अभी वो ऊहापोह की स्थिति में हैं कि आखिर करें तो क्या करें। माना यह जा रहा है कि इसी ई रैली में शाह जो हैं वो सीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश के नाम का एक बार फिर से ऐलान कर सकते हैं ताकि ये असमंजस खत्म हो। लेकिन अभी बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि नीतीश को जो पुरानी जो चाल रही है, जो उनका इतिहास रहा है, उससे बीजेपी भी पूरी तरह से वाकिफ है। ऐसे में बीजेपी भी एक अलग राह पर चलना चाहती है, लेकिन श्रमिकों को जितनी परेशानी हुई है उसको देखते हुए बीजेपी और नीतीश शायद दोनों के पास ही कोई उपाय नहीं है, इसलिए मजबूरी में ही सही दोनों के बीच ये प्यार बना हुआ है। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 जून को ई रैली करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस रैली में शाह एनडीए के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे। कुछ दिन पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि राज्य में जब भी चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जनता के बीच जाएगा। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी कह चुकी है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही होगा। अमित शाह की ई रैली कई और मायनों में भी अहम है। माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई तकलीफों का आकलन करेगी और सियासी नफा नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाएगी। अमित शाह इससे पहले भी बिहार चुनाव को लेकर नीतीश को आगे करते रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान नीतीश कुमार के प्रवासी श्रमिकों और कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के मुद्दे पर उनके स्टैंड के कारण राज्य बीजेपी के कई नेताओं को लग रहा था कि लोगों में सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। हालांकि बीजेपी आलाकमान का मानना है कि जिस तरह से देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नेतृत्व किया है, उसे लेकर आम जनमानस में भारी समर्थन है और चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। जहां तक बात प्रवासी श्रमिकों की है, तो केंद्र और राज्य सरकार उनके लिए उठाए गए कदमों को सामने रखेंगे और उनकी नाराजगी को कम करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए बीजेपी और जेडीयू दोनों का मानना है कि प्रवासी मजदूरों को समझाने और उनकी नाराजगी को कम करने के लिए काफी समय है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर देश भले ही अभी कोरोना संकट से जूझ रहा हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, ऐसा लग रहा है। आपको मध्य प्रदेश की तैयारी हमने दिखाई, बिहार की तैयारी दिखाई, अब आपको बंगाल लिए जाते हैं। जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां रैलियों की तैयारियां होने लगी हैं। बिहार में ऑनलाइन रैली की तारीख तो आपको हमने बताई ही, और इसके घोषणा के बाद अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अमित शाह की वर्चुअल रैली की तारीख भी तय कर दी है। अमित शाह बिहार से एक दिन पहले यानी कि 8 जून को ममता के गढ़ में ऑनलाइन रैली करेंगे, और इसके लिए जो जिस तरह का संदेश दिया है बीजेपी ने, वो ये लिखा है कि 8 जून को अमित शाह बंगाल में गरजेंगे। गौरतलब है कि बंगाल को वहाँ के बंगाल टाइगर से भी जोड़ा जाता है, इसलिए अमित शाह की वो छवि बनाने की कोशिश वहाँ पर हो रही है। इस दौरान जहाँ शाह मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, तो वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र द्वारा उठाए कदमों से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा और राज्य सरकार की जो नाकामी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। शाह ने आखिरी बार कोलकाता में 1 मार्च को CAA के समर्थन में रैली की थी, जहाँ पर उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी। सीधे लिए चलते हैं आपको विपक्षी दलों की सियासत की ओर। सोनिया और राहुल के बाद अब बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। ममता ने कहा है कि कोरोना संकट के बीच गरीबों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले जाएं। इस तरह से
ममता बनर्जी ने भी अपने सुर सोनिया और राहुल से मिला लिए हैं, ताकि ये बात उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि मजदूरों की मदद की जाए और इसी के लिए वो ये आवाज़ उठा रही हैं। ममता ने पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल की सलाह भी दी है। उधर मुंबई में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2200 से भी अधिक हो गई है। हालांकि कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से जनजीवन पटरी पर लौटता तो दिख रहा है, लेकिन डर अभी भी है। कोरोना के साथ जीना है, इसका मंत्र दिल्ली में 3 महीने बाद सैलून खुल गए। ये मंत्र अब सबके दिलो दिमाग पर छा रहा है। हालांकि वहाँ पर दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी ये खोला जा रहा है, दुकानों को, सैलूनों को या छोटे छोटे उद्योगों को, वहाँ पर सख्त निर्देश हैं कि दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन कोरोना का संक्रमण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि खतरा अब कहीं और ज़्यादा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि महामारी के कारण लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए केंद्र सरकार सभी प्रवासी मजदूरों के खाते में एक बार 10,000 रुपए डालकर उनकी मदद करे। ममता ने कहा है कि इसके लिए पीएम केयर्स फंड के एक हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ममता से पहले कांग्रेस भी इसी तरह की मांग कर चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांग की थी कि इस मुश्किल घड़ी में गरीबों को आर्थिक मदद के लिए सरकार 6 महीनों तक उनके खाते में 7,500 रुपए डाले। इस बीच कोरोना योद्धाओं के संक्रमित होने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 47 और पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। राज्य में अब तक 2,256 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस के 8,909 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 217 लोगों की मौत हुई है। कुल मामलों की संख्या 2,07,615 पहुंच गई है। इसमें 1,01,497 एक्टिव केस हैं और अब तक 1,03,003 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से देश में 5,815 लोगों की जान जा चुकी है। उधर दिल्ली में 3 महीने बाद हेयर सैलून का ताला खुल गया। ग्राहक भी दुकानों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हेयर कटिंग कराना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको ऑनलाइन टाइम लेना होगा। सैलून संचालक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक समय पर चेयर के हिसाब से ग्राहकों को वक्त दे रहे हैं। सभी कुर्सियों के बीच पर्दे डाले गए हैं और कटिंग करने वाले भी पीपीई किट और फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकान में आने वाले हर शख्स की पहले स्क्रीनिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड कोरोना के मेडिकल स्क्रीनिंग को लेकर बना है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4,85,00,000 लोगों की कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। कोरोना के मेडिकल परीक्षण के लिए 78 लाख से अधिक घरों में यूपी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची। इन घरों में लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उनकी जांच की गई है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय काम कहा जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने जिंदगी छीनी, रोजगार छीना, रहने का ठिकाना भी छीन लिया। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि पहचान भी। जो मजदूर कल तक महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, कंपनियों में काम करते थे, बड़ी बड़ी मशीनें चला रहे थे, आज वो गांव में फावड़ा हाथ में लेकर मिट्टी खोद रहे हैं, बेरोजगार हैं, तालाब बना रहे हैं। आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इन्हें मनरेगा के तहत काम तो मिला है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब इसके साथ ही ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है कि उनका शरीर और मन इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं है कि वो बेरोजगार रहें, क्योंकि जिस तरह का काम करने के वो आदी हैं वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। स्किल्ड लेबर यानी कुशल श्रमिकों की यही सबसे बड़ी मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मनरेगा में काम करने से वो कुछ पैसे ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन हर जगह काम भी तो नहीं मिल रहा। मजदूरों की हालत पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। रोजी रोटी की तलाश में घर छूटा, परिवार छूटा, कमाने परदेश गए तो अजनबी शहर में पहचान खो गई। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद नई पहचान मिली। कोई मिस्त्री बना, कोई सुपरवाइजर, ड्राइवर, ठेकेदार, न जाने कितने नाम मिलते गए। इस नाम ने सम्मान दिया, समाज में रुतबा दिया और रोटी भी। लेकिन कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पल भर में सारे सपने धराशायी हो गए। पराए शहर में लोग भी पराए लगने लगे। अपना घर और अपने लोग याद आने लगे। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर घर पहुँचे। रास्ते में जगह जगह मुश्किलों का अंबार मिला। जब गांव लौटे तो जिंदगी की जद्दोजहद के बीच फिर संघर्ष करना पड़ा। सारी कारीगरी, सारा कौशल शहर में छूट गया। गांवों में काम के नाम पर बस मनरेगा है।
जिन हाथों ने शहर में मशीनें चलाई, अब वो फावड़ा चलाकर मिट्टी खोद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मनरेगा ने उनकी मदद नहीं की। निश्चित तौर पर मुश्किल वक्त में इसने 2 जून की रोटी का जुगाड़ किया है, लेकिन कुशल हाथों में फावड़ा उम्मीदों पर बिजली गिरने जैसा है। हालांकि लॉकडाउन से पैदा हुई कारोबारी मंदी में छोटे किसानों और भूमिहीनों को मनरेगा से सहारा भी मिल रहा है। मनरेगा के तहत मिल रही मजदूरी कुछ हद तक आंसू पोंछने का काम कर रही है। प्रवासी मजदूरों को आर्थिक मदद देने के लिए कमोबेश हर जगह मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। पर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। प्रवासी श्रमिकों में कई ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, यानी कुशल कारीगर हैं, धूप में काम करने के आदी नहीं है। बेरोजगारी का दंश तो है, मगर दूसरी तरफ मनरेगा में काम करने के लिए वो शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन परिवार को सहारा देना है तो काम करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब पिछले हफ्ते पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम कोशिश करने वाले जैश ए मोहम्मद के कार बम एक्सपर्ट समेत 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर आई। इन तमाम खबरों के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक की पहचान पाकिस्तान के मुल्तान के रहने वाले अब्दुल रहमान उर्फ फौजी भाई के तौर पर हुई है, जो आईईडी एक्सपर्ट था। वो 2017 से ही दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। पिछले साल दिसंबर में वो एक मुठभेड़ में बच निकला था। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद जिन 3 आतंकियों को ढेर किया है, उनमें जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद इस्माइल और फौजी भाई भी शामिल है। इस्माइल कई आईईडी अटैक और कार में बम लगाने की घटना को अंजाम दे चुका था। इस्माइल आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। पिछले दिनों राजपोरा में आईडी से भरी जो कार बरामद हुई थी, उसमें भी इसका हाथ था। विस्फोटक से भरी कार को सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट कर दिया था। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जैश के टॉप कमांडर की तलाश में लगी हुई थीं। वहाँ के लोकल आर्मी सीआरपीएफ से मिलके ऑपरेशन को प्लान किया, कॉर्डन लगाया ज्वाइंटली, और आज मॉर्निंग में इनकाउंटर स्टार्ट हुआ। उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। उसमें एक एफटी टेररिस्ट है पाकिस्तान का, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान एलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट की पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। पुलवामा के कंगन गांव में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटों तक चली फायरिंग के बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। पुलवामा में बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये दूसरा इनकाउंटर था। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने वहाँ इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया। सोमवार को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 28 मई से ही तलाशी अभियान शुरू कर रखा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था कि पाकिस्तान से आतंकवादी लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों के साथ ये बार-बार चलो कोई बात नहीं चलो आप ये भी कर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। सरकार आपत्तियों के निस्तारण के लिए यूजीसी को भेजेगी। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई रखी गई है। सारा विवाद कट ऑफ को लेकर है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला निपटने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम इंतजार के बाद बुधवार से काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका को लेकर ये रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करे।
सरकार आपत्तियों को निस्तारण के लिए यूडीसी को भेजे। मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई रखी गई है। हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच में कोर्ट नंबर 26 में मामले की सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यूडीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा। विशेषज्ञों की राय आने के बाद अब आगे फैसला होगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर जारी की है उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि NCERT की किताबों में कुछ और दिया है। हाईकोर्ट ने 1 जून को इस मामले में अंतरिम राहत के बिंदु पर सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब 4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उच्चतम न्यायालय ने संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द को बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने का निर्देश दिया है, जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व तय करेंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के अवकाश पर रहने के कारण मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। देश की शीर्ष अदालत में दायर इस याचिका में कहा गया कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जब देश एक है तो उसके 2 नाम क्यों हो, एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता का कहना था कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकती है और ये भारत की गुलामी की निशानी है, इसलिए इस शब्द की जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा हो कि भारत का इस्तेमाल हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखें। उधर लद्दाख के गालवा नाला और पैगोंग से के पास चीनी सैनिकों की अच्छी खासी तादाद है। ये खबर अभी मिली है। चीनी वायुसेना के विमानों ने भी क्षेत्र में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। इसके जवाब में भारत ने भी तोपों की तैनाती समेत कई कदम उठाए तो हैं, लेकिन अभी तक ये नाकाफी बताए जा रहे हैं। अभी दोनों ही तरफ के सैन्य अधिकारियों की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जून को एक बार फिर से वार्ता होनी है। इसमें भारत की तरफ से 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के अपने समकक्ष के साथ चर्चा कर सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस मामले में भारत को भी निर्णय लेने की कोई जल्दबाजी नहीं। बताते हैं कि डोकलाम में 73 दिनों तक चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों के डटे होने की घटना ने काफी कुछ भारत को सिखा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अब तक आए वक्तव्यों को यदि आप ध्यान से देखें तो ये साफ है कि भारत बहुत सतर्क होकर धीरे धीरे कदम उठा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से एक बड़ा सवाल किया है। राहुल ने पूछा है कि क्या सरकार इस बात को स्पष्ट कर सकती है, इस बात को साफ कर सकती है कि भारतीय इलाके में चीन का कोई सैनिक घुसा है या नहीं। जैसे जैसे लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश में भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार इस बात का भरोसा दिला सकती है कि भारतीय जमीन पर एक भी चीनी सैनिक ने प्रवेश नहीं किया है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी भी आरोप लगा चुके हैं कि चीनी सेना के भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद भी मोदी सरकार मौन बैठी है। कई स्तर की बातचीत के बाद भी लद्दाख में स्थिति सुधरी नहीं है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक आ गए हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच मामले को हल करने के लिए सभी चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी है। माध्यम की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब तक लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें तो आ रही थी, मगर अब सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जिस हिस्से पर चीन और भारत दोनों अपने दावे करते हैं, वहां चीन के सैनिक बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। इस मसले पर डिविजनल कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर वार्ता हुई है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है। दुनिया के देशों को नया संदेश दे रहे हैं वो। कूटनीति के जानकार भारत चीन के विवाद में इससे एक बेहद अहम मोड़ मान रहे हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क एस्पर से बात की थी। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी
प्रधानमंत्री मोदी के मूड के बारे में बताया था कि चीन को लेकर उनका मूड अच्छा नहीं है, लेकिन अब औपचारिक बातचीत हुई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 देशों की बैठक का न्योता देने के लिए फोन किया था, लेकिन ये स्पष्ट माना जा रहा है कि इस बैठक में चीन को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों और कोरोना को लेकर भी चर्चा हुई। अब ये अलग बात है कि ट्रंप इस चर्चा को किस तरह से लें और अपने पक्ष के लिए या अपने हितों को साधने के लिए कोई और बयान न दे दें। जब तक ट्रंप का बयान नहीं आता है तब तक क्या कुछ हुआ होगा इन दोनों की बातचीत में, आप इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में भारत चीन सीमा विवाद और G7 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने मोदी को अगले G7 समिट में शामिल होने का न्योता भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी से बात हुई। हमने G7 समिट की अध्यक्षता के बारे में, उनकी योजनाओं और कोरोना के मुद्दे पर बात की। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध कोरोना के बाद दुनिया के लिए अहम होंगे। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पीएमओ ने बताया कि बातचीत में दोनों देशों के दोस्ताना संबंध और आपसी सम्मान की झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 का दायरा बढ़ाने की मंशा जताई। उन्होंने इसके मौजूदा सदस्य देशों में भारत समेत कुछ अन्य अहम देशों को शामिल करने की इच्छा जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की इस दूरदर्शी सोच की सराहना की। पीएमओ की ओर से बताया गया कि भारत इस समिट को सफल बनाने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने में खुशी महसूस करेगा। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने अमेरिका में हो रही हिंसा के बारे में भी ट्रंप से बात की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसका हल जल्द ढूंढ लिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में किए जाने वाले सुधारों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ट्रंप ने मोदी के साथ पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच पैदा हुए तनाव के बारे में भी चर्चा की। ट्रंप इस मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कह चुके हैं, हालांकि भारत और चीन दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया था। मध्यस्थता की पेशकश करने के बाद ट्रंप और मोदी ने पहली बार बात की। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब देश की बात के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। और आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की यदि बात करें तो 3 जून का दिन बहुत अहम, 3 जून का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है। 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है। देश में दंगे हो रहे थे और केंद्र में कांग्रेस की अंतरिम सरकार हालत को काबू में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कानून और व्यवस्था का मामला प्रांतों के पास था। लिहाजा राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध को खत्म करने के लिए 3 जून योजना आई थी। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था। हालांकि 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। और 3 जून 1962 को एयर फ्रांस का एक निजी विमान बोइंग 707 पेरिस के ओर्ली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार 130 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की गिनती दुनिया के सबसे बुरे विमान हादसों में की जाती है। हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था, लेकिन जब तक पायलट को इस बात का पता चलता बहुत देर हो चुकी थी।